नमस्कार, जीना इसी का नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर एपिसोड में हम आप तक वो तरीके पहुंचाते हैं जिसका आपके जीवन से सीधा सरोकार है। और आज हम बात करेंगे वेलनेस पर। वेलनेस हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और वेल बने रहने के लिए लोग कितने जतन करते हैं। अब इस पार्क को ही ले लीजिए, यहाँ पर लोग बाग अपने को स्वस्थ रखने आते हैं, खुद को मेडिटेट रखने आते हैं, ताकि जीवन की दौड़ में वो किसी से पीछे ना हो। और प्रकृति की सुंदरता भी हमें इसी ओर इशारा देती है कि हमें भी सदा प्राकृतिक बने रहना चाहिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को हमेशा अच्छा बनाने के लिए हमें प्रकृति से अपना तालमेल हमेशा बनाकर रखना चाहिए। और यही वजह है कि कई लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक शानदार सैर के साथ करते हैं। तो आज हमारी जो खास चर्चा होगी, और लीजिए डॉक्टर साहब भी हमसे मिल गए। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे मुलाकात हो गई। आज हम डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे एक वेलनेस को लेकर। लोग खुद को वेल बनाए रखने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, और यहाँ का भी अगर हम नज़ारा देख रहे हैं तो सुबह सुबह से लोग बाग पसीना बहा रहे हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। जीवन में वेलनेस की इतना इम्पोर्टेंस क्यों है सर आज के समय में? एक तो विवेक, सबसे बड़ी बात तो है कि आश्चर्य कि आपका जो है एकांत में आना हुआ। IND24 के सभी बंधुओं को, मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एकांत का जो वन है आप जो देख रहे हैं, ये भोपाल के मध्य में, ये भोपाल के फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं भोपाल के मध्य में बहुत ही शानदार जंगल है। ये घना जंगल है। इसमें आप गर्मी के दिनों में भी, भीषण गर्मी के दिनों में भी, दोपहर में भी आप वॉक कर सकते हैं। इतनी सुंदर कैनोपी है पेड़ों की। शुद्ध ऑक्सीजन देने का एक स्रोत है। जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो भोपाल का ऑक्सीजन सिलेंडर है। और विवेक, आज आपको देख के तो मज़ा आ गया। तो बात चल रही थी प्रकृति की, वेलनेस की बात चल रही थी जी। तो मेरी परिभाषा अलग है वेलनेस की जी। वेलनेस के नाम से अक्सर जो है हम यही सोचते हैं कि वेलनेस मतलब योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, डाइट हो गया, प्राणायाम। लेकिन मेरा मानना है विवेक जी कि वेलनेस का मतलब होता है, मैं इसको संधि विच्छेद करता हूँ जी। मैंने अंग्रेजी के शब्द का संधि विच्छेद कर दिया, वेलनेस। तो वेलनेस को मैंने वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया। वाह! कि वेल्थ, धन, हैप्पीनेस इज इक्वल टू वेलनेस। और अगर हम बात करते हैं वेल्थ की, उसको भी मैंने फिर संधि विच्छेद कर दिया कि वेलबींग और हेल्थ। तो वेलबींग प्लस हेल्थ प्लस हैप्पीनेस, इसको मिला के हम हैप्पीनेस की, वेल्थ की, अपना वेलनेस की परिभाषा देते हैं। तो सवाल उठता है यहाँ पे तीनों पे हमको काम करना पड़ेगा, वेलबींग पे भी, हेल्थ पे भी और हैप्पीनेस पे भी। देखिए, अंततः जो उद्देश्य है, जो ध्येय है जिंदगी का, जीवन का जो ध्येय है, वो है केवल और केवल खुशी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि प्रसन्नता की अगर कोई वजह है, प्रसन्नता का कोई कारण है, तो वो अल्पकालिक होगा। हम हमेशा एक स्थायी समाधान चाहते हैं जीवन में। और अगर हम बात करते हैं अपने जीवन की, तो जो भी परमानेंट है, जो जीवन में शुरुआत से लेकर, आरंभ से लेकर अंत तक जो साथ में जुड़ा है, जो स्थायी हो, स्थायी मित्र हो, स्थायी संपत्ति हो, स्थायी रिश्ते हों, वही जीवन का आधार है, वही जीवन का स्तंभ है, वही हमको खुशी देते हैं, वही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। और अगर यहाँ बात करता हूँ प्रसन्नता की, तो मैं एक अकारण प्रसन्नता की बात करता हूँ जी विवेक जी। तो अकारण प्रसन्नता मतलब द मैन इज हैप्पी विदाउट रीजन। तो अगर कोई कारण है, उसकी खुशी में जिस दिन वो कारण चला गया, तो जितना उसे सुख है, जितनी खुशी है, उतना ही गम भी होगा उसको। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे ही स्कूटर से हम कार पे आते हैं, तो पहली कार जीवन में जो आनंद देती है, उसका कोई मतलब बेहद आनंद आता है। पूरा परिवार देखता है कि जब 4 पहिया गाड़ी आपके घर के सामने आती है, और वही गाड़ी अगर कहीं गैराज में आते समय पीछे डेंट लग जाए, ठां करके आवाज़ आए, तो एकदम से दिल बैठ सा जाता है। तो जो साधन
जो स्तोत्र आपको खुशी दे, ऐसा स्तोत्र जीवन में हो ही ना कि जो खुशी भी दे और जिसके खोने से गम हो। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा एक फार्मूला है विवेक मेरे जीवन का कि जो भी वस्तु आनंद दे और वही वस्तु अगर आपको गमगीन कर दे तो इसका मतलब है कि वो स्थायी स्तोत्र नहीं है। तो वेलनेस का अर्थ ही होता है, जब मैंने कहा आपको जी वेलबींग जी प्लस हेल्थ, और वेलबींग का मतलब होता है कि हर तरह की वेलबींग होनी चाहिए। बीइंग का अर्थ होता है अंग्रेजी में होना, और हम बोलते हैं जैसे एक पिक्चर में भी था ऑल इज वेल की बात अगर करते हैं हम, जी जी, तो ऑल इज वेल क्या है? वेल मतलब सब बेहतर हो, सब बेहतर हो। तो बेहतर होना ही वेलबींग है। बेहतर होना हर चीज़ का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने मन का, अपने तन का, अपने धन का, हर तरह की चीज़ को अगर हम देखा जाए तो हम उसको प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, और बहुत से उत्तर हमको इस प्रकृति में मिलते हैं। अभी जन्माष्टमी कली गई है, मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि जितने 16 अवतार हुए हैं उसमें कृष्ण जी पूरे 16 कलाओं से संपूर्ण वो अवतार हैं जो हमें जीवन जीने का एक मार्ग बताते हैं, एक वेलनेस का भी मार्ग बताते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रहना तो हमें इस धरा पे ही है, इस मायावी जगत में ही रहना है। और हाँ, हम जहाँ खड़े हैं एकांत में, तो यहीं ये कमल खिले हुए हैं, आप देख सकते हो। तो जीवन भी कमल जैसा होना चाहिए। तो वेलनेस को मैं इस कमल की के साथ भी बहुत अच्छे से जोड़ के देखता हूँ। जब मैं बताता हूँ आध्यात्मिकता का जो सिंबल है विवेक, वो कमल है। कमल क्यों है? आप अगर कमल को देखते हैं आप, तो कमल की जड़ें तो जीवन में नीचे कीचड़ में होती हैं, पत्ते पानी में होते हैं, और पत्तों पे अगर आप पानी डालोगे तो वो छलकते हुए पारे जैसे जो है वो बूंदे निकल जाएंगी, पत्ता गीला नहीं होगा, और उसके बाद उसमें से कमल निकलता है जो सुंदर ऊपर की तरफ होता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए कि रहना तो हमें दुनिया में है, हमें संन्यास नहीं लेना, हमें हिमालय पे नहीं जाना, रहना हमें इस दुनिया में ही है। और दुनिया जो है तरह तरह के लोग हैं, त्रिगुणी प्रकृति में रज भी है, सत्य भी है, तम भी है। तो तामसी प्रवृत्ति इस जगत में, इस मृत्यु लोक में, इसका एक गुण है नीचे की तरफ जाना, अधोपतन, गुरुत्वाकर्षण खींचता है, हमें आलस से खींचता है, हमें सुस्ती खींचती है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, ऊर्जा लगती है। उस ऊर्जा का अगर हमको संवहन करना है तो हमें प्रकृति के साथ रहना होगा, हमें एक अनुशासन के साथ में जीना होगा, और उस जीने की कला को ही वेलनेस कहते हैं। आज हम जहाँ पे हैं कुदरती जो है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे प्रकृति का सौंदर्य, बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रकृति है। तो जीवन में अगर वेलनेस की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि हर दशक का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। अगर मैं मान के चलता हूँ विवेक, अगर हम जीवन को 8 दशकों में, 7 दशकों में मानते हैं, एक आम जो उम्र है मेरे ख्याल से वो 70, 75, 80 साल की होती है, 90 साल के भी लोग होते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बोलते हैं हर दशक 0 से लेके 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, हर दशक का अपना एक महत्व है। और ये दशक जो है अगले दशक को संवारता है। ये पहला दशक दूसरे दशक का आधार बनता है विवेक। और इसमें अगर बात करते हैं कि जीवन का, मैं युवाओं को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी युवा 20 से 40 साल के बीच के लोग हैं, जो मतलब जो है 10 से 20 दूसरा दशक हो गया, 20 से 30 का तीसरा दशक हो गया। तो दूसरा दशक और तीसरा दशक ही जीवन का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें हम एक प्रकार से, एक जैसे किसान जो है एक मेहनत करता है, एक बोता है, फसल को बोता है, और अंत में परिणाम निकलता है उसकी हरी भरी फसल का। तो ये 10 से 20 साल की और 20 से 30 साल का जो जीवन है जी, यही वेलनेस का आधार भी है। अगर हम इस समय जो है, इस जीवन के इस खंड को यदि हम अनुशासन के साथ में एक बेहतरीन दिशा प्रदान कर दें, एक बेहतरीन गति प्रदान कर दें, तो ये सही मानों में जो है विवेक, ये आने वाला जो है, जो आप जब 30 साल के हो, 40 साल के, 50 साल के, पूरा जीवन जो है आपका इतना मधुर, इतना सुंदर, संगीतमय, सफल, समृद्ध, इतना बेहतर हो जाता है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक मैं चैलेंज की ज़रूर बात करूंगा, और हम देखते हैं कि ये चैलेंज ही है
इतना भौतिकवादी युग में अपने आप को पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ नेचर के समर्पित बनाए रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। यही तो जीवन का एक कहना चाहिए मुझे प्रश्न है जी। कि आपने जब कहा कि इस जीवन में मैं ये नहीं कहता कि भोगना नहीं चाहिए, तो जीवन की यात्रा ही जो है भोग से योग की तरफ जाती है। ठीक है, हम इंद्रियों जनित प्राणी हैं विवेक। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इंद्रियां दी हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रिय वो दरवाजे होते हैं जब आपका अंतः मन बाह्य जगत से दोस्ती करता है। इंद्रियों के माध्यम से ही हमें बाह्य जगत की सुंदरता, बाह्य जगत का सौंदर्य, स्वाद, स्पर्श, नयन सुख, सुनने की, सूंघने की सारी चीज़ें तो हमें इंद्रियों से ही मिलती हैं। तो भोगने का अर्थ ये होता है कि यस, हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इस प्रकृति में जो भी सौंदर्य है उसका अगर हमको बोध होता है तो ये बोध सात्विक भी हो सकता है, ये बोध तामसी भी हो सकता है। तो मनुष्य होने के नाते, हम पशु नहीं हैं, मनुष्य योनि होने के नाते ये है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, उसे कहाँ पे रोक सकते हैं, कहाँ पे रोक सकते हैं। ये चित्त और मन पे कंट्रोल, नियंत्रण करना, यही तो योग है और यही जीवन की सफलता का कारण भी बनता है। जो लोग नहीं रोक पाते वो बह जाते हैं, वो साधारण होकर रह जाते हैं, जीवन जीते हैं। लाखों करोड़ों लोग हमारे आसपास दिखेंगे जो एक साधारण सा जीवन जीते हैं, लेकिन उनमें इच्छा तो होती है, उन सब में एक अंदर में भरा होता है कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से बेहतर क्यों, लेकिन वो प्रयास नहीं करते। आलस, वो संकल्प की कमी, वो अनुशासन की कमी, वो त्याग की कमी, वो उन्हें इस जीवन में यहीं के यहीं चक्कर काटती रहती है। और मैं तो जानता हूँ, अगर हम बात करते हैं अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, हमें पता है कि मनुष्य योनि, बाप रे, कितने लाखों साल की यात्रा के बाद में ये शरीर प्राप्त होता है मनुष्य योनि का। आसपास जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल ये भी धीरे धीरे अपनी जीवन की यात्रा पे लगे हुए हैं। पता नहीं इन्हें कितने साल लगेंगे इस प्रकार की योनि में आने में। हमारे कितने सुकर्मों का फल होगा कि अल्टीमेटली हम जो है इस योनि में आए हैं, और वो भी परमानेंटली तो आए नहीं है, परमानेंटली कुछ। और अब जाके जो है जीवन के इस पड़ाव पे आगे तो मुझे लगता है कि जीवन जो है जैसे रेत, मुट्ठी में रेत होती है ना, फिसलता चला जाता है। आपको जीवन आते आते समझ में आती है जब आप 40-45 साल के हो जाते हो। थोड़ा सा जीवन में सामर्थ्य आता है, थोड़ा कमाने धमाने लायक हो जाते हो, थोड़ा सा समाज में एक स्थान बनाने लायक हो जाते हो, लेकिन तब तक बीमारियां आपका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। कैसा जीवन जीते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं? तो जो प्लानिंग है, बिल्कुल उसका जो उम्र है जी, वो है 10 से 30 साल की। एक 12 साल, 13 साल, 15 साल का एक बच्चा यदि थोड़ा सा भी दूरदृष्टि रखता है, यदि उसके संस्कार ऐसे हैं, यदि उसका परिवार उसे इस तरह का एक माहौल, वातावरण देता है, उसके दादा दादी, नाना नानी, उसके माँ बाप, उसके बड़े भाई यदि एक इस तरह के उभरते हुए बच्चे के साथ में वैसे व्यवहार करते हैं, जो आगे जाके एक अति उत्साही, एक जवाबदार युवा बनेगा जी, ठीक है, जो अपने परिवार का नहीं, अपने समाज का, साथ साथ में अपने देश का भी नाम रोशन करेगा। मैं प्लानिंग पे ही आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने इसको कोरिलेट किया सर। जीवन में प्लानिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत लोग प्लानिंग के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन बात करना और एक्चुअल में प्लानिंग करना, दोनों में कितना अंतर है? मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक भाई साहब कार से जा रहे थे जी, एक चौरस्ते पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे 3-4 लड़के खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है? तो उसमें से एक लड़के ने, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? तो बोले यार मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। तो बोले साहब किसी भी रास्ते पे चले जाओ। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, पेट्रोल की बर्बादी। तो बिना प्लानिंग के आप कार तो चला रहे हो, आप कार भी चल रही है, दृश्य बदल भी रहे हैं, आप भी खर्च हो रहे हो, पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, गाड़ी के टायर भी घिस रहे हैं। ये है बिना प्लानिंग की ज़िंदगी। तो विवेक, प्लानिंग का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसका कोई कारण होता है। और जैसे मैंने बोला कि हर दशक, ठीक है, जैसे सनातन धर्म में जो है 4 आश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसको यदि और खंडित करते हैं, इसको यदि और इसको छोटे रूप में ले जाते हैं, तो लगभग 8 दशक की जीवन है। आजकल जो है जिस तरह से
लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। जिस तरह से आज हेल्थ को लेके जितनी अवेयरनेस आ चुकी है, जितनी संस्थान है, इंसान लगभग अगर थोड़ा सा अगर ठीक ठाक काम करता है तो लगभग 75-80 साल तक तो बड़े आराम से देखते हैं हम जीवन जो है। तो अगर 70 साल है तो 7 दशक है विवेक, अगर 80 साल है तो 8 दशक है। इन 8 दशकों को देखते हैं तो कौन से दशक महत्वपूर्ण है और कौन से दशक इसमें प्लानिंग करनी है। आप जाके चौथे दशक में थोड़ा प्लानिंग करोगे, आपकी जो प्लानिंग है वो केवल दूसरे और तीसरे दशक की प्लानिंग है विवेक। इसमें अगर आपने अपने जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित कर लिया तो आपका जीवन सुखमय होगा। देखिए, सुख और संघर्ष ये दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हैं। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। संघर्ष ना हो जीवन में तो आपका जीवन ज़्यादा चलेगा नहीं। संघर्ष से तन में ताकत आती है, मन में ताकत आती है। संघर्ष के साथ कई समाधान मिलते हैं, आपका अनुभव जुड़ता है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा विवेक कि अगर प्लानिंग नहीं है तो आप एक ऐसे रास्ते पे चले जा रहे हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के सिवा जो है एक युवा जो है आज की डेट में अगर हम बात, बस आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, सही जगह पर वो ऊर्जा नहीं लग पा रही है। बिल्कुल वेस्टेज है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं तो चूंकि आप वेलनेस पर बहुत काम कर रहे हैं और केवल एक डायरेक्शन में नहीं, तो आपके लिए वेलनेस क्या है? मुझे लगता है विवेक, अगर बात करता हूँ तो बहुत से लोगों का जीवन हम देखते हैं, बहुत से लोगों का जीवन देखते हैं कि जब आकर उनके जीवन में, जीवन के उस पड़ाव में आके जब उन्हें जीवन के सुखों को अर्जित करने का है, उन्हें अनुभव करने का है, तो खुद स्वयं किसी न किसी रूप में पीड़ित हो जाते हैं। हो सकता है मन से, मानसिक रूप से हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, एक डिप्रेशन हो सकता है, ऑब्सेशंस हो सकते हैं, कितने प्रकार के एक तनाव, एक टेंशन, बेफजूल बेवजह का चिंतन। उसके बाद वही चिंतन जो है वो दीमक जैसे शरीर पे जब लगता है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको कैंसर हो जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आपको आपके जीवन में जो है कितने प्रकार के विकार और रोग लगते हैं विकास जी। कितने प्रकार के। तो इन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है एक फार्मूला चाहिए जीवन में, ताकि जीवन में जो है हम जब जीवन के सुखों का आनंद लेना चाहते हैं उस वक्त हम उस आनंद की अवस्था में तो हों। वही वेलनेस का फार्मूला है, उसी पे मैं काम भी कर रहा हूँ कि हम कैसे इन सब में रहते हुए, इसी मैंने कमल का उदाहरण दिया कि रहना हमें इस तनावग्रस्त दुनिया में ही है। हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे कि जो है इंसान को संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करके ही वो अपना जीवन, अपने अस्तित्व को कायम रखेगा। और उस संघर्ष के साथ, उस तनाव के साथ जीना और बेखौफ होकर जीना, बिल्कुल, और उसमें कहीं शरीर में कहीं दीमक ना लगे, यही वेलनेस का एक उपयोग है कि हम जब 50 साल के, 60 साल, 70 साल के हों, हमारा मन कभी बूढ़ा ना हो, हमारा मन कभी बीमार ना हो, है ना। देखिए, तन तो ठीक है, बाल सफ़ेद होते हैं, चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जो बच्चा है ना, उसमें जो शरीर के अंदर का जो मन है, भीतर का जो विचार है, वो बिल्कुल बालपन से हटने नहीं चाहिए। एक ऊर्जावान फुदकता हुआ बच्चा जैसे होता है वैसा जीवन होना चाहिए। हल्का फुल्का मस्ती के साथ जियो, आप कैसे जी सकते हो। वैसे ही जब आपके दिमाग में कोई चिंता ना हो, चिंता और चिंतन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चिंतन से ही चिंताएं मुक्त होती हैं, चिंतन से चिंताएं मुक्त होती हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, एक अच्छे जीवन की प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छे जीवन की प्लानिंग की मैं वेलनेस बोलता हूँ, जिसमें वेल्थ भी हो, जिसमें हेल्थ भी अच्छी हो, पैसा भी होना चाहिए, समृद्धि भी हो, बढ़िया ज़िंदगी होनी चाहिए। कौन रोकता है? मेहनत करो, पैसा कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, साफ सुथरा पैसा कमाओ, अपने सत्कर्मों से पैसा कमाओ, है ना, और उसे जो है आप बेहतरीन तरीके से अपने परिवार पे लगाओ। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गलत तरीके से आया हुआ धन आपके परिवार में गलत चीज़ों को ही जन्म देता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आए दिन जो है पेपरों में पढ़ते हैं, किसी का बच्चा भाग गया, किसी के बच्चे के साथ में फलाना हो गया, ढिमकना हो गया। अंतः मन में झाँकेंगे तो आपको पता चलेगा विवेक कि जैसा अन्न वैसा मन। वाह, ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत आराम से, मेहनत से भी जो है हमें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वही वेलनेस की परिभाषा भी है।
तो वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, और इन सब के पीछे जो है आपका माइंड मैनेजमेंट, अल्टीमेटली जो चीज़ें आती हैं, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और हैप्पीनेस मैनेजमेंट। वैसे मैनेजमेंट तो कई है, MBA कई प्रकार का है, एक HR होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, दुनिया भर की मैनेजमेंट की चीज़ें हम पढ़ते हैं आए दिन जो है। लेकिन हम अगर बात करते हैं लाइफ मैनेजमेंट, जी आपको लाइफ मैनेजमेंट कौन सिखाता है? वेलनेस। आपको टाइम मैनेजमेंट, वेलनेस। आपको हैप्पीनेस मैनेजमेंट, हर क्षण को, हर लम्हे को कैसे हम खुशियों में बदलें, यही वेलनेस की परिभाषा है। वाह। और डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम आपका भी उदाहरण लें तो जो आपका प्रोफेशन है और उसके अलावा भी कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, तो एक व्यक्ति इतनी सारी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। डॉक्टर साहब, अब मेरा एक सवाल है, जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो ये भी कुछ संदेश देती है, ऐसा लगता है जैसे ये भी हमें मानो पुकार सी रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा गंभीर ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकृति भी अपनी गंभीरता को थोड़ा बहुत प्रदर्शित जरूर करती है। हो सकता है हम उसे समझ नहीं पा रहे। विवेक, चलते हुए जीवन में आपके आसपास का वातावरण आपसे बात करता है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के साथ एक और शब्द जुड़ जाता है, संतुलन जी। उसके बाद एक सामंजस्य। ठीक है, प्रकृति से अगर हमें सीखना है तो हमें संतुलन सीखना है कि किस तरह से इकोसिस्टम में एक कोशीय जो प्राणी है, वहाँ से बहुकोशीय प्राणियों के बीच की दोस्ती देखो आप, उनके बीच का संगीत देखो। इकोसिस्टम को देखते हैं तो अगर हम धरती की बात करते हैं, देखिए 5 एलिमेंट जो है, 5 तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि बनी है। आपका धरती है, अर्थ एलिमेंट है, उसके बाद जल है, वाटर एलिमेंट है, उसके बाद में अग्नि है, फायर एलिमेंट है, उसके बाद में वायु है, एयर है, उसके बाद में आकाश है, जो पूरा एक स्पेस दिखता है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है आपकी, और ये आपस में पांचों तत्व किस तरह से संतुलन बना के बैठे हैं। अगर हम आसपास के, अगर आप देख रहे होंगे कि कैसे एक बेल जो है वो एक पेड़ पे चढ़ी हुई है, कैसे एक पक्षी जो है वो उस पेड़ के फूल से रस लेता है, रस के साथ में परागकण लेता है, और उसके बाद किसी दूसरे उसी प्रजाति के फूल पे बैठता है, प्रजनन होता है। इतना सुंदर सामंजस्य है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए एक सिम्बियोसिस बोलते हैं इसको। तो प्रकृति से हमें ये सीखना चाहिए। हमारे शरीर में भी जो है लगभग 180 ट्रिलियन सेल्स हैं, और वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कैसे भाईचारा निभाती है। उसमें कहीं कोई नफ़रत का, कहीं कोई एक प्रकार से कोई प्रतियोगिता नहीं होती कि कौन बड़ा है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक जो संतुलन है, वो संतुलन प्रकृति से मिलता है। और यही चीज़ें जो है, जब एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना, कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए प्रेरणा बनना चाहिए। आप उसकी लाइन क्यों मिटाना चाहते हो भाई? समाज में जो है टांग खींचना, क्रैब मेंटलिटी, यही तो चीज़ें हैं जो आपके अंदर में ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे कर्क रोग पैदा करती हैं। सिगरेट के अलावा जो लोग सिगरेट नहीं पीते, क्यों कैंसर होता है? तो ये कहीं बड़ा भयानक चीज़ है कि अंदर में तनाव से बेहतर जो है, तनाव से बदतर है ईर्ष्या करना, जलन करना, निंदा करना, किसी का मुखौल उड़ाना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विवेक, जो जीवन में प्रकृति से सीखो। आपको लगता है प्रकृति में कि कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ का मुखौल उड़ा रहा है? आप पक्षियों के साथ देखिए, आप जानवरों के साथ देखिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई जरूर लड़ते हैं, लेकिन जो है वो, मुझे जो लगता है चीज़ें जो समझ में आती हैं, एक संवेदनशील होना चाहिए विवेक। हमें हमेशा हमारा जो एक दिमाग का एक दरवाज़ा हमेशा खोल के रखना चाहिए कि जो संदेशे आते हैं उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करो। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो ये जो चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें, प्रकृति देखो ना आप। आपका एकांत पार्क है, ऐसा लगभग हर पार्क जो है, आप आने वाले लोगों को देखो, आप जो है किस तरह से उनका पूरा दिन जो है सुखमय हो जाता है।
एक बेहतरीन जीवन जीने की इंसान ने कई बार ऐसा लगता है जैसे प्रकृति से अपना तालमेल कम कर लिया है, वो भूल जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकृति का ही एक बड़ा हिस्सा है। प्रकृति से तालमेल कम नहीं, आप प्रकृति का दोहन करने लगे हो। आप विकास के नाम पे आपने प्रकृति की तो क्या किया, आपने जंगलों को साफ कर दिया हर तरह के विकास में, ठीक है। ये जो असंतुलन हुआ है उसी के कारण ही तो सारी चीज़ें हैं। अगर आज जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आज बात करते हैं कि कहीं बाढ़ आ रही है, ये सब क्यों होता है? बेसिकली मनुष्य जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा है जी। आज अब तो फिर भी जो है चलो हम अवेयर होते हैं। आज हम हमारे मुखिया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी का जीवन देखते हैं। पिछले कितने सालों से वो जब भी निकलते हैं अपने निवास से कार्यालय के लिए जाने के लिए, हमेशा जो है वो पौधारोपण करते हैं। उनके जीवन से सीखने को मिलेगा। प्रकृति के गहने हैं ये, आभूषण है ये फेफड़े हैं, यही हमें जीवन देते हैं। तो इन सबसे सीखना चाहिए हम जो है कि हम प्रकृति के दुश्मन ना बने, प्रकृति के दोस्त बने। इन्हीं से हम बने हुए हैं। बिल्कुल। हम दिन भर जो है हम अगर चाय पीते हैं तो चाय का कोई अवयव ऐसा नहीं है जो प्रकृति से ना मिला हो। दूध हमें गाय से मिलता है, चाय पत्ती हमें जो है चाय के बागानों से मिलती है जी। ठीक है, शक्कर हमें गन्ने से मिलती है। तो आप प्रकृति का दोहन नहीं करोगे, प्रकृति के साथ में अगर जो है आप तालमेल नहीं करोगे तो आपकी वेलनेस जो है ना, ये हैप्पीनेस ये खत्म हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो दूरगामी परिणाम है जी। अगर आप जो है आज अगर अपना संतुलन नहीं बिठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भुगतेंगी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। और चर्चा में कब हम लोग बिल्कुल समय निकल गया पता ही नहीं चला सर। प्रकृति को लेकर डॉक्टर साहब ने बताया कि जीवन में जिस तरह से हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति को भी अपने जहन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इंसान भी अपनी इंसानियत को और ख़ुद को तब तक बचाए रखेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।